जी हाँ दोस्तों, आज महाक्रांति वीडियो होने वाला है वीवीओ सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 17 हिस्ट्री का। उधर जो मेजर पेपर 16 है उसका भी मैं बना रहा हूँ दोस्तों। और आज मैं बताने वाला हूँ सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 17 हिस्ट्री का महाक्रांति वीडियो। आपको पता है दोस्तों कि मेजर पेपर जो 17 है उसमें सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो टोटल आपको 18 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम और केवल वही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको हम बताएंगे, ठीक है। उससे एक भी आपको बाहर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है, शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है, नाटो के बारे में पढ़ना है, वर्साय समझौता, तेल की राजनीति, नव उपनिवेशवाद, उदारीकरण, रंगभेद नीति, नारीवाद, समकालीन विश्व में सामाजिक एवं तकनीकी प्रगति, यही सब पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन विथ आंसर बताएंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति की परिस्थितियों का रेखांकन करें। या तो यही क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की व्याख्या करें या संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों और विफलताओं की विवेचना करें। बुक में देखोगे तो ये क्वेश्चन 3 में अलग अलग किया है, ठीक है, लेकिन एक ही आंसर में ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है, यूएनओ के बारे में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। इतना आसान तरीका से ये सब क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा ना कि एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। ये महासभा वाला इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने इतना आसान भाषा में बताया कि आपको एक बार देखने के बाद हमेशा जिंदगी के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चौथा है दोस्तों, शीत युद्ध की परिभाषा दें, इसके कारणों तथा प्रभावों की विवेचना करें। पांचवा है, वर्षा संधि की स्थापना के कारणों और उद्देश्यों का विवेचना करना है। छठा क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व में तेल की राजनीति पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7वां कि नव औपनिवेशीकरण की अवधारणा की विवेचना करें। 8वां, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद संघर्ष पर संक्षिप्त निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कि नारीवादी आंदोलन के उदय और विकास की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, समकालीन विश्व में सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। केवल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपके पास समय है और आप 5-5 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना चाहते हैं तो नाटो की स्थापना, नाभिकीय राजनीति पर प्रकाश डालें, संचार क्रांति की समकालीन विश्व में भूमिका, उदारीकरण क्या, इस टॉपिक्स को आप पढ़ के जा सकते हैं। अगर आप इस 10 में से 8 ही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ दोनों में से किसी एक से आएगा, लेकिन वहाँ पे ऑप्शनल भी तो होगा। ऐसा नहीं है कि 6 क्वेश्चन देगा 6 बनाना होगा। आखिर उनमें से कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो यानी कि जितना ऑप्शन रहता है उतना तो सारा बनाना है नहीं, ठीक है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन का दोनों छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको फिर बाकी का 8 सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके आंसर की बात करते हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति की परिस्थितियों का रेखांकन करें, या तो फिर इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य दे दे या उपलब्धियां विफलता दे दे, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा चांसेस है कि इसके उद्देश्य के बारे में देगा और इसके उपलब्धियों के बारे में देगा, ठीक है। उत्पत्ति को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों इसका स्थापना, ठीक है। तो चलिए मैं बेस्ट तरीका से आंसर बता रहा हूँ, इसी को आपको देख के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको ना लिखने की जरूरत है ना दोबारा वीडियो देखने का, बस इसी बार देखोगे आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक करके डीपली समझाऊंगा, ठीक है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य बताना है और उपलब्धियों का वर्णन करना है, ठीक है। देखो, हो सकता है कभी दे दे संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थ, कुछ भी दे, क्वेश्चन तो कुछ भी चेंज करेगा, आंसर तो सेम ही है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। ये अगर हम आपको बता देंगे ना तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसान होगा। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। जैसे मान लो एक गांव है, ठीक है। मान लो 2 गांव है, 3 गांव, 4 गांव, 5 गो हो गया, ठीक है। तो मान लो कि 2-4 गांवों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। अभी जो हम लोग का सिस्टम बना हुआ है ना कि अगर 2 गांव के प्रति लड़ाई होगा तो उसके बीच फैसला होगा कि लड़ाई क्यों होगा। पंचायत का मुखिया है, पुलिस थाना है, पुलिस लोग है, कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं समस्या को सॉल्व करने वाला। लेकिन मान लो कि ये सब चीज़ें नहीं होता, कोर्ट, पुलिस, मुखिया नहीं होता, तो 2 गांवों के बीच लड़ाई होता है बहुत बड़ा से, क्योंकि कोई तो इसको मना करने वाला है नहीं, रोकने वाला इन लोगों का है नहीं। तो 2, 3, 4 गांवों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है ना। तो अगर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा तो कुछ देखा जाएगा लोगों को कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, तो इसके लिए कुछ बनाया जाना चाहिए। तो क्या किया जाएगा,
सभी गांव के 1 लोग 2 लोग 4 लोग मिल करके एक संगठन बनाएंगे, एक समाज बनाएंगे कि हम लोग डेली डेली बैठक करेंगे या तो हफ्ता में एक बार बैठक करेंगे और एक संस्था का नाम देंगे। जैसे हर चीज़ का संस्था का नाम देते हैं ना, क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसका भी एक नाम देते हैं, एक क्लब तो वो क्लब। वैसे ही मान लो गाँव के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए सभी गाँव के लोग मिल करके एक संस्था बनाए कि गाँव में बार बार लड़ाई हो जाता है, इसके लिए मिल करके हम लोग एक संस्था बनाएंगे, एक बैठक बनाएंगे ताकि हर एक समस्या की वजह से जो गाँवों में लड़ाई हो जाता है वो ना हो। इसके लिए एक संस्था बनाएंगे ताकि हर एक की समस्या को सुना जाएगा और लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये एक संस्था बन गया है ना। इसी प्रकार से जब हमारे देश में एक सिस्टम नहीं बना हुआ था, जब हमारे देश में इतना ज्ञान लोगों के पास नहीं था, तो एक देश से दूसरे देश में झगड़ा हो जाता था, बड़ा युद्ध हो जाता था, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला है नहीं, लड़ रहा है तो लड़ रहा है ना। तो इसी प्रकार से पहला युद्ध हुआ था, आप लोगों को याद होगा, पहला विश्व युद्ध। ठीक है, पहला विश्व युद्ध मतलब बहुत बड़ा झगड़ा। ठीक है, फिर पहला तो हुआ ही हुआ, दूसरा भी झगड़ा हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और विश्व युद्ध होता है कितना लोगों, लाखों करोड़ों लोगों का जान चल जाता है। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब लोगों को लगा, हर एक देश को लगा कि कल हो सकता है मेरा नंबर आ जाए, है ना, और इस प्रकार से पूरा दुनिया भी नष्ट हो सकता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक संस्था बनाया जाना चाहिए। तो उसी टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो लोगों का चलो लगा कि चलो अब कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा हुआ तो लोगों का कलेजा हिल गया कि नहीं, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो सभी देश के लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग को एक संगठन बनाना होगा, जिसमें ये हमें करना पड़ेगा कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसका समस्या का समाधान किया जाएगा ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो उसी टाइम सभी देश के लोगों ने मिल करके क्या बनाया, एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, और इसमें सभी देश के लोग रहते हैं, है ना, यानी सभी देश शामिल होता है। ऐसा नहीं कि कोई 10-15 देश शामिल है। अगर मान लेते हैं कि टोटल में जितने देश है, जितना देश को लिया गया है, ठीक है, वो सब देश इसमें शामिल है। ठीक है, ताकि उसके बीच झगड़ा ना हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक क्या है, एक मतलब समझ लो एक संस्था है ना, जो सभी को देखभाल करता है, सभी देश को देखभाल करते हैं। और इसमें कौन लोग काम करते हैं, तो सभी देश के लोग इसमें आए हुए रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य और उपलब्धियों का वर्णन करना। तो आप लोगों ने समझ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, ये कोई चीज़ नहीं है बल्कि संस्था है, सभी देश के लोग रहते हैं और लड़ाई झगड़ा होने से रोकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर आया कैसे, कब इनको झटका लगा। तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब इन लोगों को झटका लगा कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलते हैं, इसको यूएनओ बोलते हैं। तो ध्यान रखें, यूएनओ भी हम बोल सकते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कुछ लिखा है जो कि आपको 1-2 नंबर का जो आता है ना क्वेश्चन, 1 नंबर वाला टिकट वाला, वहाँ वो भी आपका काम कर जाएगा इससे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुआ। स्थापना मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ बना कैसे। तो देखो, यूएनओ की स्थापना नहीं, जो बना है वो 24 अक्टूबर 1945 को, क्योंकि आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 में चला था, तो लोगों का कलेजा हिल गया था देशों, सभी देश का। तो उसी टाइम 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दिया गया कि ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, तीसरा बार लड़ाई ना हो जाए, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जैसे हर एक राज्य का राजधानी होता है ना, देश का राजधानी, ऐसे इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में। पूछा जाएगा यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945। 1 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का। या तो फिर इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। या तो इसमें शामिल कितने देश हैं, तो 193 देश। अभी मैंने बोला था ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई एक देश के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि इसमें कुल जो देश शामिल किया गया वो 193 देश हैं। 193 देश मिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है। ठीक है, और ये 193 देश में कहीं भी लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ उसे शांति दिलाने का काम करेगा। ये 1 नंबर के लिए था। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना उस समय हुआ जब दूसरे विश्व युद्ध पूरा दुनिया में तहस नहस और आतंक मचाया हुआ था। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और पूरा दुनिया में आतंक मचाया हुआ था, तहस नहस मच गया था, तब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। इस युद्ध में धुरी राष्ट्र के खिलाफ किया गया और मित्र राष्ट्रों को जगह दिया गया। ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र क्या, सो मैं बताता हूँ। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो क्या एक ही देशों के बीच हो रहा था, नहीं, बहुत सारे देशों के बीच हो रहा था। तो कुछ लोग इस देश को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उस देश को सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो 2 देशों के बीच लड़ाई हुआ, ठीक है, दूसरा युद्ध में। अब कुछ देश हैं जो कि इस देश को सपोर्ट करेंगे, कुछ देश तो उसको सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं सबको ये एक ही देश को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे देश थे जो किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो गलत वाले थे ना, जिसको गलत साबित किया गया था, उसको बोला गया धुरी राष्ट्र। और जो अच्छे थे,
जो अच्छे थे, जिसका कोई गलती नहीं था, उसको मित्र राष्ट्र कहा गया है। समझ गए? तो जब दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रहा था ना, तो एक था धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में भी बहुत सारे देश शामिल थे जो गलतों को ही सपोर्ट कर रहे थे, और एक थे मित्र राष्ट्र, है ना। तो इसको मित्र राष्ट्र में क्या थे, वो अच्छे थे, उन लोगों का विचार गलत नहीं था, ठीक है, तो इसे मित्र राष्ट्र कहा गया। तो ये दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। अब मुझे बता, धुरी राष्ट्र को कभी जगह दिया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये लोग गलत साबित करना चाह रहे थे, इन लोग पूरा दुनिया को लूटना चाह रहे थे, अपना हक जमाना चाह रहे थे पूरा दुनिया पे। लेकिन मित्र राष्ट्र वालों का कहा, इन लोगों का कहना है कि पूरा दुनिया पर आप लोगों को हक जमाने नहीं मिलेगा। तो धुरी राष्ट्र को खत्म कर दिया गया और मित्र राष्ट्र को क्या हुआ, विजय हुआ। और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो दूसरा युद्ध हुआ था ना, उसमें धुरी राष्ट्र वाले देशों का हार हो गया था और मित्र राष्ट्र वालों जीत गए। अगर धुरी राष्ट्र वालों जीत जाते तो पूरा दुनिया आज भी गुलाम रहता, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो मित्र राष्ट्र को क्या मिला, जगह मिला। अब देखो, मित्र राष्ट्र को जगह मिला यानी मित्र राष्ट्र जीत गया, तो मित्र राष्ट्र का सोच गंदा नहीं था, इसने पूरा दुनिया पर आक्रमण नहीं किया, पूरा दुनिया को लूटना नहीं चाहा, पूरा दुनिया पर कब्जा नहीं करना चाहा। अगर ये चाहते तो कर सकते थे, लेकिन मित्र राष्ट्रों को जगह दिए जाने के बजाय, मित्र राष्ट्रों ने पूरा दुनिया में कब्जा करने की बजाय इसकी जगह में इसने क्या किया, नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगर ये चाहते तो अपने मर्जी से कुछ कर सकते थे ना, लेकिन इसने सोचा नहीं, अगर आज ऐसा लड़ाई हुआ कल और भी हो सकता है, इसलिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला हुआ, ठीक है। अगर इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों की जीत हो जाती ना, तो दुनिया भर में धुरी राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता, पूरा दुनिया में धुरी राष्ट्र का नाम हो जाता। लेकिन इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों का जीत हुआ, जिससे पूरा दुनिया बच गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ पे ये बात आ गया कि चलो ठीक है, 193 देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया, ताकि कहीं भी लड़ाई हो तो वहाँ पे जाकर के ये क्या कर सके, उसको फैसला दे सके, उसका निर्णय कर सके, उसका न्याय दिला सके। लेकिन क्या आप मुझे ये बताओ कि 193 देशों में क्या ये पॉसिबल है कि एक कोई जाकर के काम करे? फॉर एग्जाम्पल ऐसे जैसे RBI बैंक है। अब RBI बैंक एक ही है और इससे कनेक्ट बहुत सारे बैंक है, जैसे PNB हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI हो गया, ठीक है, बहुत सारे बैंक हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि एक ही को बैंक रहता है RBI और वहीं पर सारे लोग जाते थे, पॉसिबल है कि RBI सभी देश को लोगों को संभाल पाते, सभी को पैसा दे पाते, पैसा डिपॉजिट क्रेडिट सब कर पाते? पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या किया, एक बड़ा कंपनी है, कौन सा, राष्ट्रीय यानी कि जो RBI बैंक है, और इसके छोटे छोटे कितने लोग काम कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, PNB है, SBI, ये सब है। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ एक बड़ा सा संस्था है। अभी अकेले तो काम नहीं कर पाएगी, तो इसने अपने छोटे छोटे, जैसे बैंक को बांट दिया ना छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया है। सुरक्षा वाला काम का अलग पार्ट दे दिया गया है, न्याय का अलग दे दिया गया है। एक देश से दूसरे देश का अगर कोई प्रॉब्लम है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, उसका अलग काम है ना। बैठक जिस करवाना है तो उसका अलग काम दे दिया गया है। तो ये सबका अलग अलग देशों का, 193 देश है इसमें शामिल, तो कुछ लोगों का ये काम दे दिया गया है, कुछ लोगों का वो काम दे दिया गया है कि आपको ये काम संभालना है, उसको वो काम संभालना है। तो इस प्रकार से उसको अंग बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है, 6 है टोटल। सुरक्षा परिषद, ये सुरक्षा दिलाने का काम करता है, ठीक है। एक सचिवालय है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, और एक न्यायिकता परिषद है। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब अंग जो 6 हैं वो मिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। ये 6 पार्ट्स मिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, और इस प्रकार से 6 पूरा देश में क्या करते हैं, 193 देशों में काम करने का प्रयास करते हैं। चलो अब हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य बताना था। अब देखो, हम उद्देश्य बताए हैं, हम भले ही मैंने एक पेज में बता दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक पेज में, लेकिन जब आप आंसर को एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपका ये 2 पेज में चल जाएगा। जितना बड़ा करना चाहोगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य मतलब इसका कर्तव्य क्या है। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ को चुना गया है, 193 देश में काम कर रहा है, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा कि सिर्फ ये बैठले रहेगा, नहीं, कुछ तो कुछ करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित उद्देश्य जो इस प्रकार है। हमने देखो पहला नंबर दिया अंतर्राष्ट्रीय शांति, हम ज़्यादा नहीं लिखे, आप उलझन पड़ जाओगे। तो आपको सिर्फ पॉइंट याद करके जाना। पॉइंट मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान। पॉइंट नंबर 3 राष्ट्रों का आत्मनिर्णय प्रबल। अब ये आपको याद करके जाना, और वहाँ पे एग्जाम में आपको पेपर में हेडिंग बनाना अंतर्राष्ट्रीय शांति, और इसके बारे में एक्सप्लेन करना, इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो हम यहाँ पे डॉट लाइन जो खींच दिए यहाँ पे डॉट करके, यहाँ पे आपको डॉट नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैंने 2 ही लाइन डॉट किया, आप चाहे तो 3 लाइन 4 लाइन भी लिख सकते हैं। तो जो मेरा 1 पेज में वो आपका 4 पेज में भी जा सकता है, 3 पेज में, 2 पेज में, जितना ले जा सकते हो वो आप पे डिपेंड पड़ता है। देखो लिखना कैसे है। पहला पॉइंट लिखना अंतर्राष्ट्रीय शांति, यही आपको याद रख करके जाना है। अब लिखना इधर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य ये है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को करे, यानी कि पूरे विश्व में
और एक देश से दूसरे देश के बीच अगर कोई झगड़ा हो जा रहा है, कोई लड़ाइयाँ हैं, किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, कोई समस्या है, लड़ाई झगड़ा संघर्ष युद्ध अगर हो रहा है, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, उन देशों को जिसके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं या तो लड़ाई झगड़ा होने वाले हैं, उनके बीच क्या करते हैं, शांति स्थापित करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला काम क्या है, शांति स्थापित करना। तो हेडिंग बनाना है अंतर्राष्ट्रीय शांति, और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में, पूरे देश में जिस भी राष्ट्रों के बीच झगड़े कोई समस्या होती है तो वहाँ पे वो शांति दिलाने का काम करती है। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा लिखना है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा कार्य क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश में जब कोई विवाद हो जाता है, कोई समस्या हो जाता है, तो उसके समाधान को, उन दोनों को शांति करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, राष्ट्रों का आत्मनिर्णय पर बल। ये क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करते हैं, एक राष्ट्र मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। आत्मनिर्भर मतलब जो छोटे छोटे देश है, जो दूसरे देशों के बातों पर चल रहे हैं, उनको अपने ही बातों पर आत्मनिर्भर यानी खुद के पैरों पर चलने के लिए बल देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चौथा, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मीन्स होता है गुलामी का विरोध। जैसे भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था ना, यानी अंग्रेज लोग आकर के यहाँ पे क्या किए थे, गुलाम किए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघों का कहना है कि किसी भी देश पर कोई गुलाम नहीं कर सकता है। उनका संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, विरोध करता है, उनको मना करता है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश। तो ये क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय में सहयोग करते हैं। सहयोग मतलब एक देशों, जिस भी देशों के पास कोई समस्या, चाहे खाने की समस्या हो, चाहे उसके पास पैसे ना हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कोई भी समस्या हो, तो उनको सहयोग करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और सिर्फ एक पीडीएफ के लिए नहीं, अभी सेमेस्टर 4 में हो, 4 से लेकर के 6 तक का जितना है सब मैं आपको 50 रुपीज़ में ही सेंड करूँगा, जैसे जैसे वीडियो आता जाएगा। ठीक है, मेरा नंबर है 6204415468। ठीक है, आपको नंबर बढ़िया से लिखना है। चलो अब देखते हैं सामंजस्य का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मान लो कि हम एक शहर से दूसरे सामान बेचने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है उस शहर वालों का ये कहना हो कि इस शहर में कोई और दूसरा देश शहर का नहीं आकर के बेच सकता, सिर्फ यही शहर वाले बेचेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। तो सामंजस्य बोलते हैं दो लोगों के बीच मित्रता, दोस्ती करना, एक साथ रहना। तो ये क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ हर देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, चाहे वो कोई कार्य को लेकर के हो, कोई कंपनी को लेकर के हो, कोई नियम कानून को लेकर के हो, इन सभी के बीच मिलाने का प्रयास करता है, हर लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, ये सामंजस्य स्थापित करता है। सातवां है सुरक्षा का कायम करना। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, पूरे विश्व में सुरक्षा का कायम करता है ना। किसी भी देश को अगर किसी भी तरीके से कोई समस्या है, उन्हें किसी भी चीज़ का डर है, तो वो सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। चलो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का उपलब्धि, कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ इतना फेमस कैसे हो गया, है ना, इनका सफलता का कारण क्या है। तो उपलब्धियां का मतलब होता है सफलता। ये सफलता कैसे किया। अच्छा, अगर मान लो मेरा जॉब हो जाता है, ठीक है, अगर मेरा जॉब हो जाता है तो कोई पूछेगा आपका उपलब्धि क्या है, मतलब आपका सफलता क्या, आप लोगों ने, आपने जो जॉब किया उसका सफलता का राज क्या है। तो हम बोलेंगे हमने बहुत मेहनत किया, लोगों को मैंने खुद पढ़ाया, तब मुझे भी नॉलेज मिला, है ना, लोगों को हम क्वेश्चन बताते थे, डेली ये पढ़ते थे, डेली घर का भी मेहनत करते थे, तो पढ़ने में और इंटरेस्ट लगता था। तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि है, मेरी सफलता का कारण है। पैसे नहीं होते थे मेरे पास, तो भूखे रहते थे, तो इसके वजह से भी मुझे मोटिवेट मिलता था, तो मैं पढ़ता था। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं उपलब्धियां हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इतना आगे बढ़ा, इसका सफलता का राज क्या है, तो स्वास्थ्य संगठन। इसका बढ़ने का रीजन ये है कि पूरा विश्व में जो स्वास्थ्य था, बीमारियां था, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ पता किया कि कौन सा बीमारी है, इसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघों ने क्या किया, स्वास्थ्य संगठन के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किया। ये इसका एक सफलता का पहला कारण। दूसरा कारण, छोटे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश का जो विवाद होता है ना, छोटे छोटे देशों के बीच, समाधान उसका, उस प्रॉब्लम को, उसकी समस्या को, हर एक छोटे छोटे देशों के समस्या को किसने क्या करने का प्रयास किया है, समाधान किया है। प्रयास क्या किया है, समाधान किया है, इसने करके दिखाया है, तब इतना आगे बढ़ा है। तीसरा, युद्ध को टालने का प्रयास। अगर मान लो इसको लग रहा होता है कि दो देशों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे भी नॉर्मल हो रहा है, और आगे जाकर के बड़ा युद्ध होने वाला है, तो उसको ये टाल देते थे, मतलब उसको रोकने का प्रयास कर देते थे, है ना। तो युद्ध को टालने का प्रयास करते थे। चौथा, तीसरा युद्ध का रोक किया। जब देखो, जैसे ही दूसरा युद्ध हुआ, वैसे ही इसने क्या कर लिया,
संयुक्त राष्ट्र संघ अपना खुद बन गया, एक संस्था बन गया। अब क्या तीसरा विश्व युद्ध होने देगा? नहीं। पहला तो हो गया, इन लोगों को लगा चलो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा भी हो गया, सबका कलेजा हिल गया। तो इसने जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया फिर तीसरा बार कभी भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो इसने अभी तक यही कह सकते हैं कि ये बन गया इसलिए तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, नहीं तो हो जाता। ठीक है। पांचवा, अविकसित देश। अविकसित देश मतलब जो देश विकास नहीं किया, अविकसित देश उसका विकास, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये चाहता है कि जो देश विकास नहीं है उसका इसने क्या किया? विकास किया है। जो देश गरीब था उसको आगे बढ़ाया है, जिसको कोई चीज़ को समस्या था, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक किसी भी प्रकार का कोई समस्या था तो उसे सहयोग दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। छठा, प्राकृतिक आपदाएं में मदद। देखो प्राकृतिक आपदाएं मीन्स हो गया भगवान का देन, है ना। कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, इस सिचुएशन में भी संयुक्त राष्ट्र संघ देशों को मदद किया है। जब उनके पास खाने पीने का समस्या नहीं होती थी, पैसों की कमी होती थी, बाढ़ की समस्या होती थी, किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा जब आती थी तब भी संयुक्त राष्ट्र संघ उन लोगों को, उन देशों को मदद किया है। उपनिवेशवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद मीन्स मैं आपको बताया था गुलामी। ये जो भी देश दूसरे पर गुलाम करना चाहता है उनका भी इसने विरोध किया है कि कोई भी देश किसी पर गुलाम नहीं कर सकता है, अपना हक नहीं जमा सकता है ना। आठवां है आतंकवाद का समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादों का भी समाप्ति किया है और देश में, पूरे राष्ट्र में इसने अपना एक अच्छा सा नाम कमाया है। हो गया। अब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पूरा पढ़ने के बाद एक छोटा सा लाइन में बताना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपने क्या जानते हो, यानी यूएनओ के बारे में। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि यूएनओ के कारण ही बहुत देशों को सुरक्षा प्रदान हुआ है और विश्व में शांति बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से छोटे छोटे देशों का यहाँ पे जीना बहुत आसान हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा, सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। देखिए, सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। या तो ऐसे आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। इस मैंने पिछले चार्ट बनाया था, ठीक है। उसमें क्या बताया गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है जो पूरे विश्व में शांति का काम करती है, यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व में शांति का काम करती है वो उसके 6 अंग हैं, यानी कि उसके 6 बेटे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक अपना मैंने बताया था जो संयुक्त राष्ट्र संघ बाप होता है और ये पूरा विश्व में शांति स्थापित करने का काम करती है, और इसके 6 बेटे होते हैं। जैसा कि एक महासभा है और दूसरा मैंने बताया था सुरक्षा परिषद। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाला वीडियो मैंने महासभा के बारे में बता दिया था, दूसरा सुरक्षा परिषद। इसका भी सुरक्षा परिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आ गया सुरक्षा परिषद के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो पूरा विश्व में शांति का काम करता है तो वो अकेले तो कर नहीं सकता है, तो उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया और सबका अलग अलग काम दे दिया गया, ठीक है। उसका में से पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, सामाजिक परिषद, ठीक है। इस प्रकार से सारा अलग अलग दिया गया, ठीक है। उसमें से इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है? महासभा पहला और सुरक्षा परिषद। महासभा के बारे में मैंने बता दिया, आज की स्टूडेंट बताने वाला हूँ सुरक्षा परिषद। और मैं आपसे वैसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इसके बाद भी वीडियो लाऊंगा तो आप लोग देखने के लिए तैयार हो? तो मैं वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा, नहीं तो अगर आप लोगों के पास समय नहीं बचा हुआ है, वैसे तो आप लोग का एग्ज़ाम 1:30 बजे है, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम 1:30 बजे है और अभी तो हमारे पास काफ़ी समय है, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास समय है या नहीं हमको बता देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अगला वीडियो उसी के हिसाब से लाऊं, ठीक है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। तो इससे पहले मैं स्लाइड आपको दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? पूरे विश्व में देखिए पूरा विश्व में शांति किया जाना चाहिए। ये लोगों को, हर एक देश को लगा कि पूरा विश्व में शांति किया जाना चाहिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन अकेले काम करेगी? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अलग अलग भागों में बांटा गया, टोटल 48 भागों में, जिसमें से पहला देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसी प्रकार से दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिर नाटो है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 48 हुआ है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अकेला देश में काम नहीं कर सकता पूरे देश में, इसलिए इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी अकेला काम नहीं कर पाएगी तो इसे टोटल 6 भागों में बांट दिया। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक परिषद, चौथा है राजनीतिक परिषद, आर्थिक परिषद, 5वां हमारा क्या है? ये शांति परिषद, ठीक है। इस प्रकार से हमारा है सारा कंप्लीट है। तो
कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का गठन के बारे में, या संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के बारे में, या संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक परिषद के बारे में, या संयुक्त राष्ट्र संघ का सामाजिक परिषद के बारे में, तो आपको लगभग सारा पॉइंट मैच कर जाएगा और एक ही जैसा आपको लिख देना है। ठीक है, हम दो इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, महासभा के बारे में और सुरक्षा परिषद के बारे में। अगर इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आर्थिक परिषद और सामाजिक परिषद के बारे में आ जाएगा तो भी आपको लिख देना है। बस यही आ सकता है, आर्थिक परिषद या तो सामाजिक परिषद। ठीक है, अगर आएगा तो उसके बारे में भी आपको महासभा और सुरक्षा परिषद जिस प्रकार से लिखे ना वैसा ही लिख देना है कि वो, अगर मान लो आर्थिक परिषद के बारे में आ गया तो क्या लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग कौन है, आर्थिक परिषद है। ठीक है, आर्थिक परिषद क्या करता है, हर एक देशों में आर्थिक रूप से मदद करता है। ठीक है, आर्थिक रूप से मतलब क्या, पैसों के रूप से। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट महासभा और सुरक्षा परिषद है एग्जाम में आने को। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे, थोड़ा जल्दबाजी में समझाएंगे। अगर समझ आता तो ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सुरक्षा परिषद का गठन का बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद का गठन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद, या तो इसे सुरक्षा परिषद बोलो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने कि सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस लोग काम करते हैं, अपना मेहनत दिखाते हैं, उसी प्रकार से सुरक्षा परिषद के सदस्य लोग भी काम करते हैं, इसलिए इसको पुलिस मैन कहा गया। अच्छा ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेंगे चाहे तो पुलिस मैन बोलेंगे, बात एक ही पड़ रहा है। ठीक है, तो पुलिस मैन को फिर कितना भागों में बांटा गया है, यानी सॉरी जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है, पुलिस मैन है, वो कौन कौन सा कार्य करती है, तो शांति का कार्य करती है और सुरक्षा का कार्य करती है। पूरे विश्व में शांति का काम करती है और सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि सुरक्षा परिषद जो को पुलिस, ठीक है, तो सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है, और पुलिस मैन जो होता है यानी सुरक्षा परिषद होता है वो दुनिया में, विश्व में शांति और सुरक्षा का काम करती है। फिर मैंने बोला है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैंने क्वेश्चन बनाया वहीं से आपको MCQ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सुरक्षा परिषद का टोटल कितना सदस्य है, 15 सदस्य। आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो सुरक्षा परिषद है इसके टोटल 15 सदस्य हैं। ठीक है, अब 15 सदस्य को 2 भागों में बांटा गया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक होता है अस्थायी सदस्य और इधर है अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य में 5 गो होते हैं, अस्थायी सदस्य 10 गो होता है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 15 गो। तो पूछा जा सकता है कि आपका जो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है, तो बोलेंगे 15। अगर बोलेगा अस्थायी सदस्य तो बोलेंगे 5, अगर बोलेगा अस्थायी सदस्य तो बोलेंगे 10। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब ये अस्थायी सदस्य क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए सुरक्षा परिषद में टोटल 15 लोग हैं, 15 सदस्य हैं, तो 15 में से जो 5 सदस्य होते हैं ना, सदस्य मतलब क्या, जो देश के जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं उसी को बोलते हैं सदस्य। जैसे भारत से भी कुछ लोग गए हैं, चीन से गए, अमेरिका से गए, तो ये सब जो गए ना उसी को बोलते हैं सदस्य। तो यानी कि टोटल 15 सदस्य हैं उसमें, यानी 15 देश के ही लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा देश के लोग नहीं, 15 देश के ही लोग हैं, जिसमें से 5 देश के जो लोग हैं ना वो अस्थायी, यानी कि 5 देशों के जो लोग हैं वो अस्थायी है, उनका चुनाव नहीं होगा, वो हमेशा के लिए फिक्स हो गए हैं, उनका चुनाव होगा ही नहीं, वो हमेशा गद्दी पर बैठे रहेंगे। और अस्थायी होता है 10 सदस्य। बाकी जो 10 सदस्य बचे हैं, माने कि बाकी का जो 10 देश बच गया है, वहाँ के जो लोग जाते हैं उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अस्थायी सदस्य जो होते हैं उसमें से क्या होता है। तो अस्थायी सदस्य जो होता है ना, जिसका चुनाव कभी नहीं किया जाता, वो हमेशा बैठे ही रहते हैं। ठीक है, तो उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। सिर्फ 5 सदस्य को राष्ट्रीय परिषद में, जो हमारा ये होता है सुरक्षा परिषद में, उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, यानी 15 देश के लोग होते हैं। लेकिन 15 देश के लोगों में से 5 देश के लोग हमेशा उसमें बैठे रहते हैं, और 10 के देशों के लोगों को हमेशा चुनाव होते रहता है, और वो सब चेंज होते रहते हैं। कभी ये देश के लोग आ गए तो कभी वो देश के लोग आ गए, कभी ये देश के लोग आ गए, लेकिन 5 देश के लोग हमेशा यहाँ पर बैठे रहते हैं। और ये जो 5 देश के लोग हैं ना, जिसको अस्थायी सदस्य बोलते हैं, उसको वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो क्या होता है, वीटो का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नियम कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर मतलब अटंगा डालना, उसको रोका जाना। ठीक है, उसको रोका जा सकता है, यानी कि ये 5 जो सदस्य है कोई भी शक्ति को, कोई भी कार्य को रोक सकता है। इसके पास इतना शक्ति होता है कि अगर कोई भी फंड चल रहा है, कोई भी शक्ति, कोई भी नियम कानून चल रहा है, तो उस पर ये क्या कर सकती है, रुकावट डाल सकती है, उसको रोक सकती है। मात्र कितना, 15 में से 5 सदस्य, जिसको हमेशा स्थायी सदस्य माना गया है, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वही लोग रोक सकते हैं। बाकी जो 6ठा 7वां वो लोग नहीं रोक सकते। ठीक है, अब देखते हैं कि अस्थायी सदस्य जो 5 को हैं, यानी 5 देशों को जो अस्थायी सदस्य मिला है वो कौन कौन से देश हैं, यानी USA, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, ये 5 देश हो गया। 5 देशों को
सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य दिया गया, अस्थाई स्थान दिया गया। ये 1 2 3 4 पाँचों जो देश है ना, इनके जो सदस्य वहाँ पे गए हुए हैं ना, उनका चुनाव कभी नहीं होता। ये 5 देश के लोग हमेशा रहते हैं वहाँ पे और इनको वीटो शक्ति प्राप्त है, वो किसी भी काम को रोक सकते हैं। लेकिन इधर देख सकते हैं तो इनको वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ के जो 10 देश के लोग होते हैं, इनका लगातार चुनाव होते रहता है। 2 साल में हमेशा चुनाव होता है, 2 साल में 2 साल में, ठीक है। और लगातार एक ही देश 2 बार नहीं बन सकता। अस्थायी जो है, यानी कि ये 5 देश को छोड़ करके जो 10 देश बच गए हैं, उसमें से कोई भी देश लगातार 2 बार नहीं बन सकता है, यानी 2 बार चुनाव में नहीं आ सकता है। उनको एक ही बार चुना जा सकता है, लगातार 2 बार चुना नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए जितना मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, देखिए, सॉरी दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो चुका है। चलिए देखिए, अब जितना भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है, आप लोगों को फिगर के थ्रू बताया है, फिर यहाँ भी बताया है, तो आप लोगों ने इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद नीचे आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो और भी पेज बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन कैसे करना है, सो देखिए, बोलना कि सुरक्षा परिषद के गठन, सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है और ये विश्व में शांति और सुरक्षा का काम करती है। उसके बाद बोलना कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। अस्थायी सदस्य को वीटो शक्ति प्राप्त है, जबकि अस्थायी सदस्य को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। और अस्थायी सदस्य यूएस यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन है, और इनका चुनाव कभी नहीं होता, जबकि इनका चुनाव 2 साल में लगातार होता है। इसमें हमेशा 5 देश हमेशा बैठे रहते हैं, जबकि इसमें हर 2 साल के बाद चुनाव किया जाता है और अलग अलग सदस्य चुना जाता है। इतना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं नीचे में, इसी को देख करके, ठीक है। बाकी चलते हैं नीचे। अस्थायी सदस्यों का चुनाव नहीं होता है और अस्थायी सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद के कहने पर ही महासभा के सदस्य करते हैं। देखिए, अस्थायी सदस्यों का चुनाव तो होता ही नहीं है, और जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है ना, यानी कि अस्थायी सदस्यों का जब चुनाव होता है उसको कौन करता है? अस्थायी मतलब समझ रहे हैं ना, जो 10 सदस्य हैं इसका, उनका चुनाव जो होता है ना, वो कौन करता है? तो महासभा करता है। आपको पता होगा कि इसका पहला अंग महासभा है, उसके बाद सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य है, उनका चुनाव महासभा करता है। ये बात मैंने पहले ही बताया था। और महासभा करता है, महासभा तभी करेगा जब सुरक्षा परिषद से आदेश आएगा कि सुरक्षा परिषद में 10 को जो अस्थायी सदस्य है उसका चुनाव करना, तभी महासभा उस सदस्यों का चुनाव कर सकता है, ठीक है। और कोई भी नियम कानून बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आगे कि सुरक्षा परिषद किसी भी 9 सदस्यों की सहमति से अपना नियम बना सकती है। यानी सुरक्षा परिषद में अगर कोई भी नियम कानून बनाना हो तो 9 सदस्य का सहमति जरूरी है, बाकी उधर सहमति हो या ना हो। आपको पता है टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी 10 अस्थायी। उसमें से टोटल 9 सदस्य अगर सहमति दे देते हैं तो कोई भी नियम कानून बन जाएगा। लेकिन जरूरत ये कि 5 को अस्थायी सदस्य होना जरूरी है। 5 को अस्थायी सदस्य मतलब कौन सा? यानी कि जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, जिसको अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब आप लोगों ने देखा, ठीक है। वो 5 सदस्य होना चाहिए और 10 से इधर 4, यानी कि टोटल 9 गो, जिसमें से 5 देश वो जरूरी है जिसको कभी चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो कोई भी नियम कानून बनाने के लिए 9 सदस्यों की सहमति जरूरी है, और 9 सदस्यों में से अस्थायी सदस्य का मत होना बहुत जरूरी है, तभी कोई नियम कानून बनेगा, ठीक है। अब उपरोक्त तथ्यों से इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है, जैसे कि हम सभी पता है जो 6वां अंग है वो 6 का 6 इसका एक मुख्य अंग है। तो जिसके बारे में आएगा हम लिखेंगे कि इसका एक मुख्य अंग है, ठीक है। जो विश्व शांति और सुरक्षा करने का प्रयास करती है, जो विश्व सुरक्षा शांति करने का क्या करती है? प्रयास करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सुरक्षा परिषद की शक्ति और कार्य। देखिए जितना भी आ जाएगा, चाहे वो महासभा का शक्ति कार्य है या तो सुरक्षा परिषद का शक्ति कार्य है, जो भी इसको 6 अंग है, आर्थिक परिषद का शक्ति एवं कार्य आ जाए, सामाजिक परिषद का शक्ति एवं कार्य आ जाए, तो आपको डेफिनेटली इसी तरह से लिखते चले जाना है अगर आ जाता है तो, ठीक है। हल्का फुल्का चेंज है बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के धारा 24, 25 और 26 में सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन किया गया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आ सकता है कि जो सुरक्षा परिषद का जो कार्य है या तो फिर शक्ति का वर्णन वो किस धारा में किया गया है। तो 24, 25 एंड 26 के धारा में सुरक्षा परिषद के काम करने का जो नियम कानून लिखा गया है वो धारा 24, 25, 26 में लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका शक्ति और कार्य। शक्ति और कार्य दोनों एक ही होता है, शक्ति और कार्य दोनों एक ही होता है। शांति और सुरक्षा संबंधित कार्य, यह सुरक्षा परिषद का सर्वप्रथम कार्य है। सुरक्षा परिषद का सर्वप्रथम कार्य है कि हर एक देश में विश्व में शांति और सुरक्षा का कार्य करे, ठीक है। अगर पूरे विश्व में कहीं भी मानवता को खतरा हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति में खतरा हो तो सुरक्षा परिषद आगे आती है और उसे सुलझाने का काम करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं निर्वाचन शक्ति। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव करने की शक्ति, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद द्वारा ही नए राष्ट्रों को सदस्यता दी जाती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद द्वारा ही नए राष्ट्रों को सदस्यता दी जाती है। मतलब अगर कोई एक नया देश है, कोई भी एक नया देश है जो कि क्या करना चाहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐड होना चाहता है, ठीक है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश है, उसमें से कोई एक और देश अगर शामिल होना चाहता है तो वो सबसे पहले उस पर देखभाल कौन करेगा, सुरक्षा परिषद करेगा। उसके बाद ही महासभा करेगा। सुरक्षा परिषद पहले उस देश को बुलाएगा, फिर उसको भेज देगा महासभा के पास। तो पहला जो कार्य होता है वो सुरक्षा परिषद का ही चुनने का कार्य होता है, ठीक है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर करते हैं। देखिए, एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, हमारा देश का न्यायालय का बात नहीं कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है ना, जो पूरा विश्व में यानी कि अलग अलग देशों को जो न्याय देने का काम करता है, उसमें भी तो सदस्य लोग रहते होंगे। तो इनका भी चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर के करते हैं, कोई एक नहीं, ठीक है। खुद के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, हमको पता है कि संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2 प्रकार का सदस्य रहते हैं, एगो 5 अस्थाई और एगो 10 अस्थाई। तो अस्थाई वालों को तो चुनाव कभी नहीं होता है, लेकिन अस्थाई 10 जो होते हैं उनका चुनाव होता है। तो अस्थाई 10 वाले को चुनाव कौन करता है, तो जो 5 को अस्थाई सदस्य वो चुनाव करते हैं, यानी खुद के 5 सदस्य 10 सदस्यों का चुनाव करता है। यानी कि खुद के सदस्यों का निर्वाचन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को खुद के 10 अस्थायी सदस्यों को निर्वाचन करने का अधिकार है। किसको, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य को यह अधिकार है कि वो 10 अस्थायी सदस्यों को चुनाव करे, ठीक है। चौथा, हथियारों के भंडार को सीमित करना। सुरक्षा परिषद का कार्य यह भी होता है कि जिस भी राज्य के पास खतरनाक हथियार हो, जिसमें उनका प्रभाव राष्ट्रीय राज्यों पर बहुत बुरा असर पड़े, उसे समाप्त या सीमित मात्रा में करने का। यानी कि देखिए, मैं इसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो सुरक्षा परिषद है उसके पास ये अधिकार है कि कोई भी ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारा हथियार है और वो खतरनाक हथियार है, जिससे विश्व के शांति में मतलब वो अशांति हो सकता है, यानी कि विश्व में शांति नहीं हो सकता है, वो किसी भी पर हमला कर सकता है, तो जिससे जो शांति वो बिखर सकता है। तो जब भी सुरक्षा परिषद को ये बात पता चलेगा कि किसी भी देश के पास खतरनाक हथियार है जिसको प्रयोग नहीं करना है या तो भारी मात्रा में है, तो सुरक्षा परिषद उसे जा करके क्या करेंगे, सीमित मात्रा में करेंगे। खत्म तो नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक देश के पास कुछ ना कुछ हथियार होना चाहिए, तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जो खतरनाक हथियार है ना, उसे क्या करने का प्रयास करेंगे, शांत करने का प्रयास करेंगे। यानी कि उसे समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन सीमित करने का प्रयास करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 5वां है आदेश जारी करना। सुरक्षा परिषद किसी बड़ी घटना या विवाद की जांच का आदेश जारी कर सकता है। अगर कोई बड़ी घटना हो गया है, कोई बड़ा विवाद है, तो उसका फैसला लेना, ये उसका डेट, दिनांक जारी, ये सब चीज़ें आदेश जारी कर सकता है कि इसका फैसला किया जाना चाहिए, ठीक है। 6, युद्ध विराम। सुरक्षा परिषद युद्ध विराम का निर्देश जारी कर सकता है। अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उसको शांत करना, उसको युद्ध को समाप्त कर देना का निर्देश दे सकता है। जैसे 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो सुरक्षा परिषद क्या करेगा, उसको आदेश देगा कि आप लोगों को युद्ध को विराम करना है, शांति करना है। तो ये भी नोटिस भेज सकता है कौन, सुरक्षा परिषद। शांति सेना का भेजना। सुरक्षा परिषद शांति बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को भी भेज सकती है। अब देखिए, हो सकता है शांति सेना के बारे में आ जाए तो शांति सेना भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। कौन, संघ, यानी ये शांति सेना। तो जो सुरक्षा परिषद होता है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शांति सेना को शांति के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। शांति सेना को शांति करने के लिए भेजा जा सकता है। कौन भेज सकता है शांति सेना को, तो सुरक्षा परिषद, उसके पास इतना अधिकार है। प्रतिनिधि की नियुक्ति। प्रतिनिधि मतलब होता है लोगों का नियुक्ति, ठीक है, सदस्यों का चुनाव करना। तो सुरक्षा परिषद किसी भी पद पर किसी भी विशेष प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए कह सकती है। जैसे इसके पास टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब 15 सदस्य में से कोई भी सदस्य को कोई भी काम दिया जा सकता है, किसी भी पद पर उनका चुनाव करवाया जा सकता है कि आपको इस पद पर रहना है। तो टोटल 15 सदस्यों में से सुरक्षा परिषद चाहे तो किसी भी सदस्य को किसी भी पद पर वो चुनाव करवा सकते हैं और उसको उस पद पर स्थानांतरित कर सकती है, ठीक है, और कह सकते हैं कि आपको इसी पर पद पर काम करना है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद 6 प्रमुख अंगों में से एक है। कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मुख्य योगदान निभाती है और इसे विशेष शक्तियां भी प्राप्त है, जो कि मैंने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। चाहे तो महासभा से रिलेटेड कोई भी आ जाए, आंसर आपको ऐसा ही लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन, शक्ति, कार्य का वर्णन करें। तो हम सबसे पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गठन का मतलब होता है कि वो कैसे कैसे उसका रचना, मतलब कैसे कैसे वो बनता है, ठीक है। महासभा कैसे कैसे बनता है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है शक्ति और कार्य। तो शक्ति और कार्य दोनों एक ही होता है। आपको एग्जाम में दोनों लिखने के लिए नहीं आ सकता है कि शक्ति भी लिखे या कार्य भी लिखे। आपको क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन,
शक्ति का वर्णन करें या गठन कार्य का वर्णन करें। लेकिन अब मान लो कि अगर दे देता है इसी टाइप से भी कि गठन शक्ति और कार्य का वर्णन करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि शक्ति और कार्य एक ही होता है, ठीक है। शक्ति और कार्य एक ही होता है, तो आपको जो भी बोलेगा आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं ना, वो मेरे को शक्ति होता है तभी काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो हम लोग राज्य झारखंड है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिक्स का हो, चाहे कोई अधिकारी का हो, चाहे मान लो कोई भी टीचर कहीं पढ़ा ही रहा होता है, काम ही कर रहा होता है, तो उसका शक्ति है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट जॉब ने दिया है, इसीलिए तो वो काम कर रही है ना। तो जो शक्ति होता है वही कार्य होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, दो चीज़ें मुझे बताना है। एक उसका गठन कैसे होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन कैसे होता है, और उसका जो कार्य क्या है, यानी कि इसका शक्ति क्या है। तो अभी तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो इसका मैं बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझाने के लिए बहुत ही बेटर तरीका लाया हूँ, ठीक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ये सब क्या होगा आप सबको शायद पता नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें से मैंने बताया था, अगर उसको नहीं देखा तो उसको जाकर के देख ले, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये भी बता देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन होती है जो पूरे देश में, पूरा वर्ल्ड में क्या करती है, हर एक देशों के बीच एकता का भावना लाती है, संगठन बनाती है, मतलब उसको एक साथ जोड़ने का काम करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो पूरे देश को एक साथ करने का प्रयास करता है। अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ा होगा, तो पहले लड़ाइयाँ वगैरह चलता था, तो लोगों को लगा कि कोई एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो हर देशों को शांति दिलाए। तो फिर उन लोगों को दिमाग में आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए ना, यानी जो देश से बाहर होता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और संगठन मतलब जो किसी भी देशों को एक साथ जोड़ता है। तो लोगों को लगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ज़रूरत है, तो लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया, ठीक है। सारे देशों मिल करके, कोई एक देश नहीं, सारे देशों मिल करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना तो क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरा विश्व में काम कर लेगी अकेले? अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ही संस्था अगर रहेगी तो पूरा विश्व में काम कर पाएगी क्या? नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग अलग देशों में काम करेगा। मान लो कि हमारे पूरा वर्ल्ड में मान लेते हैं कि 500 देश है, सपोज करते हैं कि पूरा वर्ल्ड में 500 देश है। अब क्या 500 देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन अकेला चला लेंगे? नहीं, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अलग अलग ग्रुप होगा। 100 देशों के लिए अलग होगा, फिर 100 देशों के लिए अलग होगा, 50 देशों के लिए अलग होगा, जो भी रूल्स है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर रहेगा ना तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आराम से सभी देशों को शांति दिला सकता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कोई शांति नहीं रहेगा। तो मतलब शांति दिलाने के लिए अलग अलग इसको जरूरत पड़ेगा। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लगा कि हमारे अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे होता है ना कि एक बड़ा कंपनी होता है, फिर उसको छोटे छोटे कंपनी हर जगह काम करता है। क्या एक ही कंपनी से सारे लोग उस सामान को खरीदेंगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति दिलाए सभी देशों में, एक ही रह करके ये पॉसिबल नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन सा ग्रुप में बांटा गया? यहाँ पे देख सकते हैं 3 ग्रुप में बांटा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो, सुरक्षा परिषद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ही ग्रुप नहीं है, टोटल 48 में बांटा गया। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा हुआ भी, तो यहाँ पे टोटल 48 में बांटा गया। यहाँ पे जगह नहीं लिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को टोटल 48 भागों में बांटा गया, ठीक है। टोटल 48 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, और दूसरा का नाम है नाटो, और तीसरा का नाम है सुरक्षा परिषद। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे सुरक्षा परिषद मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इस सुरक्षा परिषद यहाँ पे नहीं है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे जगह ना होने की वजह से मैंने शॉर्टकट में लिखा था, तो आप लोग ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को टोटल 48 भागों में बांटा गया था, ठीक है। 48, 49, 50 भी हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें। तो संयुक्त पहला में जो बांटा गया उसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरा का नाम नाटो है। तीसरा का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। चौथा भी है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरह से 48 भागों में बांटा गया, ताकि ये लोग अपने अच्छे तरीके से देश में शांति दिलाए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि पूरा हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अकेला काम नहीं कर पाएगी, तो लोग अलग अलग हिस्सा में बट गया। संयुक्त राष्ट्र संघ अलग बट गया, नाटो अलग बट गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अलग बट गया, ठीक है। और हर एक जो इसका हर एक अंग है ना, जो आपको दिख रहा है फोटो 48 में कुछ कुछ देश शामिल है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है। मतलब कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ है जो वो 193 देशों में शांति दिलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नाटो है, नाटो में भी कुछ देश होंगे,
उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें भी होंगे, चौथा, पाँचवा, छठा, 4800, इसी टाइप से 4800 जो संस्था बना हुआ है, 4800 जो इसका अंग है, वो सभी में कुछ ना कुछ देश होगा। किसी के पास 50 होगा, किसी के पास 100 होगा, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगी, मात्र 193 देशों में शांति दिलाने का काम करेगी। ऐसा ही नाटो में जितने सारे देश शामिल होंगे तो नाटो वहाँ पे शांति दिलाने का काम करेगा। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भी जितने सारे देश होंगे वो शांति दिलाने का काम करेगा। मतलब सबका अलग अलग भाग बट गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा था ना संयुक्त राष्ट्र संघ, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही एक भाग है, ताकि संयुक्त राष्ट्र संगठन अच्छे रूप से काम करके एक दुनिया में क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो रूल्स है वो अच्छा से मतलब उसका पालन करे। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अकेला के बस वक्त नहीं है, तो उसने बांट दिया अलग अलग भागों में, जिसमें से नंबर 1 में क्या आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य माना जाता है, इसका एक मुख्य माना जाता है। हर अलग जो अंग है ना उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी आगे 193 देश हो गए इसमें शामिल है। तो क्या अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी 193 देशों का अकेला काम कर पाएगी क्या? अगर अकेला एक संयुक्त राष्ट्र संघ ये रहेगी तो क्या ये अकेला काम कर पाएगी क्या? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी 6 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखें आप लोगों कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी 6 भागों में बांटा गया। अब 6 भाग कौन कौन है इसका? तो पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद। अब बोलोगे सुरक्षा परिषद वहाँ भी है, तो ध्यान रखें, वहाँ पे था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और यहाँ है सुरक्षा परिषद, तो इसमें फर्क है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी 6 अंग में बांटा गया, यानी कि 6 भाग है इसका, ताकि अच्छे रूप से कार्य कर पाए। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी 193 देशों में अकेला काम नहीं कर पाएगा, तो इसको भी बांटा गया 6 भागों में, जिसका बोला जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, तो 6 प्रकार है। ठीक है, तो 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, सामाजिक परिषद, आर्थिक परिषद, ऐसे ही 6 गो है। ठीक है, तो आप लोगों को मात्र 2 गो याद रखना है इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है वो 2 आपको याद रखना है, एक महासभा और एक सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप लोग को अब लास्ट में एक हल्का सा बात पूछना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कितने हैं? 48 हैं। अब उसमें से पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को कितना भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, जिसमें से पहला क्या है? महासभा, और दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना उसका मेन इंपॉर्टेंट अगर बोला जाएगा तो सबसे ज़्यादा काम करने वाला कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ में का जो 6 अंग है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व बोल सकते हैं, वो कौन है? महासभा है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा होता है ना, कि जो नंबर 1 में, क्योंकि आपको पता है महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो टोटल 6 अंग होते हैं उसमें से पहला ही होता है महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा है ना उसका कैसे गठन होता होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम पुनः वहीं पर चलते हैं और आपको फटाफट समझाते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने ईजी लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, देखिए, सेमेस्टर 5 DSC 2A इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बोरा संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन करना। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला ही अंग है वो कौन है? महासभा। आप लोग को पता होगा पहला ये महासभा अंग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले उसको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग होते हैं। आपको सभी को पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से पहला अंग महासभा होता है, जिसमें से पहला अंग महासभा होता है। और महासभा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे खास और प्रमुख अंग में से एक है। और महासभा एक संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे खास और प्रमुख अंग में से एक है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो महासभा होता है ना उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला जो नंबर है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ अगर बाप है तो उसका बेटे कौन है? महासभा सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सारे सदस्य लोग शामिल होते हैं वही लोग महासभा में भी शामिल होते हैं। वो लोग सुरक्षा परिषद में नहीं जाते हैं, सामाजिक परिषद में नहीं जाते हैं, बल्कि जो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में होते हैं वही लोग कहाँ पे हैं? महासभा में भी। यानी कि जो लोग बाप के पास जाते हैं वही लोग बेटे के पास भी जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका तो ये तो बाप है ये जो मैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिख रहा है, और इसका कितने मतलब बेटे हैं? तो 6 बेटे हैं, लेकिन वो 6 के पास नहीं जाते हैं इसका सदस्य के लोग, सिर्फ जाते हैं महासभा के पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे सदस्य क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सारे सदस्य हैं, मैंने यहाँ पे बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सारे सदस्य हैं वो सभी महासभा में जाते हैं। ये सदस्य क्या है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है, मतलब शामिल है, यानी कि 193 देशों को देखभाल कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अकेला करेगा या नहीं, तो 193 देशों से कुछ सदस्यों को चुना जाता है। जैसे भारत से भी कुछ सदस्य जाएंगे, पाकिस्तान से भी कुछ जाएंगे, चीन से भी कुछ जाएंगे, नेपाल, भूटान, सभी से कुछ सदस्य जाते हैं भारत से, ठीक है। और वो सदस्य जाते हैं कहाँ पे जाते हैं, तो जाते हैं वहीं पे संयुक्त राष्ट्र संघ में रहते हैं वहीं पे, ठीक है। ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ अगर 193 देशों का देखभाल करेगा तो 193 देश का आदमी भी वहाँ पे होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे रूप से काम कर पाएगी ना। मान लो भारत का आदमी वहाँ पे ये नहीं है तो कोई चाहेगा भारत का भला, वो नहीं चाहेगा, ठीक है। इसलिए हर एक देशों से वहाँ पे बुलाया जाता है, कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलाया जाता है ना, वही सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में तो रहते ही हैं, प्लस में वही लोग महासभा में भी रहते हैं, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भाग है उसमें भी रहते हैं वही लोग, ठीक है। जो आने अलग अलग देशों से जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे हैं वही लोग महासभा में भी रहते हैं, ठीक है। तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कहाँ पे थे, चलते हैं पुनः। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सारे सदस्य होते हैं, जो भी सारे देश से आए हुए हैं, वो सब कहाँ होते हैं, महासभा में शामिल होते हैं। जब इस संस्था आने महासभा का निर्माण किया गया था, देखिए जब इस संस्था आने की जब महासभा का निर्माण किया गया था तो उस समय इसके केवल 51 सदस्य थे। देखिए जिस टाइम महासभा का निर्माण किया गया था ना, देखिए पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ था, अब उसको लगा कि मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगा, तो 6 इसका प्रकार 6 भागों में बांट दिया। पहला था महासभा, तो जिस टाइम महासभा बना था ना, उस टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ में मात्र 51 देश ही थे, 51 देश के सदस्य ही थे, ठीक है, 51 देश ही थे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सदस्य बढ़ते गए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने सदस्य होंगे उतने महासभा में भी होंगे। क्यों, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ वाले ही महासभा में होते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ही महासभा में होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए हमने बार बार बोल रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बाप है, तो जो हमारा ये महासभा है वो क्या है, बेटा है। तो मान लो कि एक घर में दोनों रहते हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आया तो वो चल गया बेटे के रूप में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बाप का भी घर था बट बेटे की भी घर था, ठीक है, बाप का भी घर था, वो बेटे की भी घर थे। तो जिस टाइम बाप का घर था उस टाइम भी 52 सदस्य थे, तो उस टाइम उसका बेटे का भी तो वो घर था, तो उस टाइम भी 52 सदस्य थे। तो जो बाप का है वही बेटा का है। तो आप लोग समझ जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में ही जितना सदस्य रहेंगे उतना महासभा में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, तो उस समय इसमें केवल 51 सदस्य थे जब यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था महासभा का। उस टाइम ये 51 देशों का ही देखभाल करते थे, क्योंकि उस टाइम 51 देश इससे जुड़ पाए थे। तो शुरुआत में 51 देशों का ही देखभाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें वर्तमान समय में अगर सदस्यों की संख्या बढ़कर के, सदस्यों मतलब होता है कि अलग अलग देशों के जो लोग आए हुए हैं, ठीक है, आने की सदस्यों मतलब ये समझ रहे देश है ना कि उसमें 193 देश जुड़ गए हैं, यानी कि कहाँ कहाँ का सदस्य जुड़ गए हैं, 193 देश के सदस्य जुड़े हैं। तो फर्स्ट में 51 देश थे, बढ़ते 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 इनके सदस्य की संख्या कितना हो गया है, 193 हो चुका है, ठीक है, 193 हो चुका है, ठीक है। चलिए, यानी कि महासभा में टोटल जो देश जोड़े गए हैं वो 193 देश जोड़े गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं महासभा कि एक वर्ष में एक बार बैठक होती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे है महासभा कि एक वर्ष में एक बार बैठक होती है। देखिए महासभा जो होती है ना वो एक वर्ष में एक ही बार बैठक होती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसकी और भी विशेष बैठक बुलाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ रहा है तो एक साल में 2 बार भी 3 बार भी बैठक बुलाया जा सकता है, लेकिन मेनली जो होता है इसका एक ही बार बैठक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि महासभा की बैठक में प्रत्येक राज्य को अधिक से अधिक 5 सदस्यों को भेजने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए महासभा में टोटल 193 देश जुड़ा हुआ है। अब महासभा का बैठक हो रहा है एक साल में एक बार, तो 193 देश जो है वो कितने कितने सदस्यों को भेजेंगे महासभा में। तो 193 जो देश जुड़ा हुआ है महासभा से, वो मात्र अपने देश से, जैसे भारत भी जुड़ा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ से, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब महासभा से भी जुड़ा हुआ है। तो भारत महासभा का जब बैठक होगा एक साल में एक बार, तो भारत 5 सदस्यों को भेजेगा।
5 सदस्य को ही भेजने का अधिकार प्राप्त होता है कि महासभा में हम 5 सदस्य से ज़्यादा को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। और 5 सदस्य वही भेजेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। मतलब ये नहीं कि भारत से कोई भी 5 आदमी उठकर चल गए, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ये डिसाइड करते हैं कि हमें भारत से 5 आदमी किसको भेजना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भेजते हैं और 5 को भेजते हैं। और वहाँ किस लिए जाते हैं ये लोग 5? महासभा में जब बैठक होता है, कोई बात विचार होता है, तब 5 हो जाते हैं। और बात विचार में क्या होता है कि कहाँ पे क्या करना है, किस देश के लोगों ने क्या समस्या लाया, उस पर बात विचार करना। जैसे भारत के 5 लोग गए हैं वहाँ पे समस्या लेकर के कि मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि महासभा ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ये सब मदद करने वाला, विश्व में शांति के लिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि विश्व में शांति हो। तो अलग अलग देशों से 5-5 सदस्य आते हैं। 193 देश से ही सोच लो, 193 देशों से 5-5 सदस्य आते हैं वहाँ पर, अपने समस्या को सुलझाते हैं, बताते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं ताकि महासभा जो है वो सभी 193 देशों में शांति स्थापित कर सकें। तो पता है इसके लिए, तो यहाँ पे पता चल गया कि 5-5 सदस्य आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि अगर 5 जो सदस्य आएंगे ना, उसका एक ही मत होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर भारत से 5 सदस्य आए ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि भारत में गरीबी है तो भारत में आर्थिक संकट, ये कहेगा कि भारत में गरीबी हो रहा है। दूसरा कहेगा भारत में लड़ाई हो रहा है। तीसरा जो गया सो कहेगा कि नहीं यहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब है। चौथा कहेगा यहाँ पर राजनीतिक स्थिति खराब है। 5वां कहेगा यहाँ पे पानी का कमी है। तो 5 का अलग अलग रहेगा तो वहाँ महासभा ऐसा नहीं सुनेगा। अगर 5 का अलग अलग सुनेगा तो महासभा एक थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना डिप्रेशन में वो चला जा सकता है, ठीक है, उसका रूल्स टूट सकता है। क्योंकि 5 का अलग अलग सुनेगा एक ही देश का, तो फिर वो कब सुन पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि हर एक देश से 5 सदस्य तो आएंगे, लेकिन 5 का एक ही विचार होना चाहिए, एक ही मत होना चाहिए। यानी जो भी समस्या को लेकर के आएगा वो एक ही समस्या को लेकर के आना चाहिए 5 का। भले 5 सदस्य आओ, लेकिन सबका एक ही समस्या होना चाहिए, इसका अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक देखा कि 5 सदस्यों को बुलाए जाते हैं और 5 का मत एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि महासभा मुख्य कार्य शांति स्थापित करना, सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करना, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के सदस्यों का चुनाव करना है। देखिए, महासभा का जो मुख्य कार्य होता है ना, महासभा का जो मुख्य काम होता है वो शांति स्थापित करना होता है, सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करना होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना होता है। बजट मतलब क्या कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या क्या काम करने वाली है, कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा आया, इसका जो हिसाब किताब होता है ना, लेन देन डायरी वाला, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका कौन करता है। जैसे बाप है, संयुक्त राष्ट्र संघ बाप है, तो इसका जो बजट कितना पैसा आया नहीं आया, इसका हिसाब किताब कौन करता है, उसका बेटा करता है। कौन? तो उसका महासभा ये सब चीज़ों का करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों का सदस्यों का चुनाव करना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी और भी अंग है, जैसे पहला अंग क्या है, महासभा, दूसरा क्या, सुरक्षा परिषद, तीसरा सामाजिक परिषद, चौथा राजनीतिक परिषद। तो जो ये सब है ना परिषद, जैसे पहला है महासभा, बाकी जो 5 को बच गए उनका जो चुनाव होता है वो भी कौन करता है, यही करता है, यानी महासभा, यानी पहला ही बेटा इसका करता है महासभा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए, अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए महासभा एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। देखिए, अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए महासभा एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। उसका चुनाव महासभा के प्रत्येक बैठक के लिए किया जाता है। जो बैठक, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो बैठक अंत तक महासभा की कार्य देखभाल करता है और उस अध्यक्ष का कार्यकाल उस बैठक तक ही सीमित होता है जिस बैठक के लिए उसे अध्यक्ष चुना गया था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मतलब महासभा जो होता है वो अपना काम को बढ़िया तरीके से चलाए, उसका सिस्टम बढ़िया तरीके से चलाए, इसके लिए महासभा क्या करता है, एक अपना सदस्य का चुनाव करता है। महासभा में मान लो 193 देशों का सारा सदस्य लोग गए हुए हैं, ठीक है। अब 193 देशों के सदस्य लोग वहाँ पे गए हुए हैं, तो क्या सारे लोग अपने खुद का मालिक रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मान लो कभी बैठक होना है, जैसे आपको पता है महासभा में 1 साल में एक बार बैठक होता है, तो वहाँ पे मान लो कि आज बैठक होना है, तो वहाँ बैठक होना है तो एक वहाँ का मैन लीडर होना चाहिए, तभी कोई चीज़ हो पाता है। सब अपना आप को मालिक रहेंगे नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे एक अध्यक्ष चुना जाता है, मैन मालिक को चुना जाता है। जब भी बैठक होता है तो एक मालिक को चुना जाता है, ठीक है। तो वो मालिक को चुना जाता है कौन, तो महासभा खुद से चुनती है, उसको एक अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, ठीक है। और वो अध्यक्ष तब तक काम करती है जब तक बैठक ना हो जाए, यानी बैठक को शुरुआत होने से लेकर के बैठक को ख़त्म होने तक, लास्ट तक वो अध्यक्ष महासभा में काम करती है अपना। और जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो सब कुछ अपना काम वगैरह करके, जितने भी सारे महासभा में होता है, जितने भी सारे काम है, ठीक है, वो सभी काम वगैरह कर करके क्या करती है, वो
लास्ट तक मतलब वो रहती है। जिस भी अध्यक्ष को चुना जाता है कि आज आपको इस कार्य का जितने भी सारा आज जो बैठक होना है इसका सारा सिस्टम आपको संभालना है, तो एक अध्यक्ष को चुना जाता है। और वो अध्यक्ष को तभी तक चुना जाता है जब तक पहला बैठक नहीं होता। मान लो कि आज का बैठक खत्म हो गया तो फिर वो अध्यक्ष आज के लिए ही था, अब अगला बार जो बैठक होगा नया फिर अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, तो पहला बैठक के लिए एक बार चुना जाता है और वो अध्यक्ष तभी तक सीमित रहता है जब तक वो क्या होता है, मतलब पहला बैठक होता है। अगर दूसरा बैठक होगा फिर तो उसके लिए फिर दूसरा अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और हाँ, जो अध्यक्ष चुना जाता है वो गरीब देशों से यानी कि छोटे देशों से जो चुना जाता है, बड़ा देश से नहीं चुना जाता। इस बात को ध्यान रखा। जैसे अमेरिका है, ठीक है, सॉरी भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, तो जो बड़े देश होते हैं ना, शक्तिशाली देश, उसका अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। अध्यक्ष जो चुना जाता है वो छोटे देशों का ही चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महासभा का अध्यक्ष किसी बड़ी शक्ति वाले देश का नहीं बन सकता। इनका अध्यक्ष छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधि मतलब सदस्य को चुना जाता है। आने की जो इसका वहाँ का अध्यक्ष जो चुना जाएगा, जो महासभा में रहेगी फैसला के दौरान, वो कोई छोटे देश का ही रहेगी, ना कि कोई बड़ा देश का। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हमको पता चल गया था कि इसका गठन कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महासभा का शक्ति या तो कार्य। शक्ति और कार्य एक ही है, आप लोग ध्यान रखें। तो चलते हैं पहला, विचार विमर्श संबंधित शक्ति, यानी महासभा को विचार करने का, विमर्श करने का शक्ति प्राप्त है। देखिए, महासभा में शामिल राज्यों पर उनके मुद्दों पर विचार विमर्श करने की कार्य करती है। देखिए, महासभा में शामिल राज्य, महासभा में जितने भी सारे राज्य शामिल हैं, राज्य मतलब देश होता है। ठीक है, तो महासभा में जितने भी सारे देश शामिल हैं, 193 देश शामिल हैं। ठीक है, तो उनके मुद्दों पर विचार करेगी, विमर्श करेगी। ये कौन करेगी? महासभा का काम है कि जितने भी देश उसमें शामिल हैं सभी पर वो क्या करे, विचार करे। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत मुद्दों पर महासभा विचार विमर्श करती है। देखिए, सुरक्षा परिषद पर भी महासभा विचार विमर्श करती है। सुरक्षा परिषद कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा बेटा। पहला बेटा तो महासभा है और दूसरा बेटा कौन था, यानी कि दूसरा अंग कौन था? टोटल 6 अंग था ना, तो पहला महासभा, दूसरा कौन है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद इसका दूसरा बेटा है। तो पहला बेटा सोचता है क्यों ना मैं अपने भाई को मदद करूं, जो दूसरा बेटा है सुरक्षा परिषद। तो महासभा जो है ना, वह सुरक्षा परिषद को भी क्या करती है, उस पर विचार विमर्श करती है। ठीक है, किंतु जब तक परिषद महासभा के निर्णय की मांग ना करे तब तक महासभा निर्णय नहीं दे सकती। देखिए, अब क्या हो रहा है कि जब तक महासभा अपने दूसरे भाई, यानी कि अगर बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे बेटा को मदद करता है, उसके विचारों, उस पर विचार करते, विमर्श करते, लेकिन उस पर विचार विमर्श तभी कर पाएंगे जब सुरक्षा परिषद महासभा को आदेश देगा कि हाँ आप मेरे मुद्दे पर विचार कर सकते हैं, तभी महासभा विचार कर सकता है। अन्यथा अगर सुरक्षा परिषद कहता है कि आप मेरे जो मुद्दे है उस पर विचार नहीं करना आपको, तो महासभा नहीं कर सकती। ठीक है, महासभा विचार तभी कर पाएगी जब वो उसको आदेश देगा सुरक्षा परिषद। और सिर्फ सुरक्षा परिषद ही नहीं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा जितने भी अंग हैं सभी अगर आदेश देते तो उस पर कौन, महासभा क्या कर सकती है, उस पर विचार विमर्श कर सकती है। मतलब टोटल जो 6 अंग होते हैं उसमें से पहला अंग महासभा होता है, बाकी जो 5 बच गए, अगर कोई भी समस्या 5 से नहीं सुलझ रहा है तो उसको सुलझाने के लिए नंबर 1 आएंगे, यानी कि महासभा नहीं बड़ा लड़का आएंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव। यहाँ पे देखिए, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव किया गया। महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को पूछा जाएगा कि शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कब लाया गया, तो ध्यान रखना 3 नवंबर 1950 को। ठीक है, तो महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता का प्रस्ताव किया गया था। देखिए, जब महासभा बना तो इन लोगों को लगा कि इनके लिए एक शांति के लिए एकता का प्रस्ताव होना चाहिए। तो 3 नवंबर 1950 को महासभा के सदस्यों ने क्या रखा, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव रखा। ठीक है, और इस प्रस्ताव में क्या रखा गया था, सो देखिए, बताया गया था कि जिसमें यह बताया गया था कि महासभा किसी ऐसे मुद्दे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो, यानी कि महासभा किसी ऐसे मुद्दे पर भी विचार कर पाएगी जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो, यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कहीं लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा खतरा हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा हो रहा है, तो वहाँ पे भी महासभा जाकर के क्या कर सकते, काम कर सकते। ऐसा कहाँ में बताया गया था, 3 नवंबर 1950 में शांति के लिए एकता का प्रस्ताव में बताया गया था कि अगर कोई भी देश को सुरक्षा और शांति से संबंधित खतरा पहुँच रहा है तो वहाँ पर फटाक से जाकर के महासभा वहाँ पे उसको शांति दिलाने का काम करेगा और वो जो खतरा है उसको उससे निपटारा कराएगा। ठीक है, या जिस पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों निर्णय में दिक्कत आ रही है, तो फिर अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को कोई भी चीज़ों में निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है तो इस पर महासभा विचार का सुझाव दे सकती है कि आप लोगों को ऐसे करना वैसे करना है, सुझाव दे सकती है कौन, महासभा। तीसरा, निर्वाचन संबंधित कार्य। निर्वाचन संबंधित कार्य मतलब क्या होता है, निर्वाचन करना, उसका चुनाव करना। ठीक है,
तो देखते हैं महासभा किसका किसका चुनाव कर सकती है। तो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन आने की चुनाव कर सकती है। यानी कि क्या, महासभा द्वारा दूसरे अंग कौन, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी, अस्थायी नहीं, अस्थायी होता है जिसका लगातार चुनाव होते रहता है। अस्थायी मतलब होता है, देखिए एक होता है स्थायी, एक अस्थायी, ठीक है। तो स्थायी मतलब होता है कि जो तो ऑलरेडी उसका कभी चुनाव ही नहीं होता, वो अगर एक बार गद्दी पर बैठे हैं तो हमेशा बने बैठे ही रहेंगे, तो उसको बोलता है स्थायी। लेकिन अस्थायी वो होते हैं जिसका चुनाव हमेशा होते रहता है, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक जो स्थायी जो कि हमेशा बने रहते हैं, एक होते हैं अस्थायी यानी कि जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो महासभा द्वारा जो सुरक्षा परिषद के सदस्य है ना, कौन सा सदस्य, अस्थायी, कहाँ का, सुरक्षा परिषद को जो 10 अस्थायी सदस्य है ना उसको चुनाव कर सकता है कौन, महासभा चुनाव कर सकता है, ठीक है। फिर सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का भी महासभा द्वारा होता है। यानी कि पहला देखा कि सुरक्षा परिषद के 10 सदस्यों को चुनाव करेगी, फिर सामाजिक परिषद जो इसका तीसरा नंबर का है, सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का ये भी क्या करेगी, महासभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद और देखिए, महासभा और सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचन किया जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा देश का न्यायालय नहीं, न्यायालय मतलब जहाँ पे न्याय किया जाता है, तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय का भी एक न्यायालय है ना, अंतर्राष्ट्रीय में भी एक न्यायालय है, तो वहाँ का जो सदस्य का चुनाव करेगी वो कौन करेगी, महासभा भी करती है, और महासभा के दूसरा भाई सुरक्षा परिषद भी करता है। नेक्स्ट देखिए, महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही नए राष्ट्रों का संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता करता है। देखिए महासभा जो है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिफारिश पर नई राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता करता है। देखिए मतलब मान लो अभी हमारे 193 देश शामिल है, कोई और देश ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहता है, तो सुरक्षा परिषद महासभा को जाकर के बताएगा कि एक और देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहता है, तो उस पर फिर महासभा सारा चीज़ें क्या करेगी, उस पर बात विचार करेगी, उसका देखभाल करेगी और फिर उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में जोड़ा जाएगा। तो सुरक्षा परिषद बताता है महासभा को आकर के, लेकिन जोड़ने का काम कौन करता है, महासभा ही जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट तीसरा, निर्वाचन संबंधित कार्य। अच्छा निर्वाचन संबंधित कार्य तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर, मानवीय अधिकारों को लागू करना। मानवीय अधिकार जो मानव का अधिकार है ना, उसको भी लागू करने का काम कौन करती है, तो हमारा महासभा करती है। तो देखिए महासभा मानवीय अधिकारों को भी सभी राष्ट्रों में जाति धर्म आदि के भेदभाव के बिना लागू करवाने के प्रयत्न करती है, ठीक है। अर्थात मतलब देखिए कि जो महासभा है ना, वह सभी देशों में क्या करती है, मानवीय अधिकार लागू कराती है। जो मानव का अधिकार है ना, वो लागू कराता है कि नहीं मानव को ये अधिकार मिलना चाहिए, तो मानव का अधिकार को लागू करवाती है। लेकिन मानव का अधिकार को लागू इस प्रकार से करती है ताकि जाति धर्म में भेदभाव ना हो। ऐसा नहीं कि एक जाति के लिए ये कानून बना दिए और दूसरा जाति के लिए कानून बनाए नहीं, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो महासभा का कार्य यही रहता है कि इस प्रकार से मानव का अधिकार प्राप्त हो, इस प्रकार से मानव के लिए नियम कानून बनाया जाए जिससे जाति धर्म पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अर्थात महासभा को यह देखना होता है कि उनके सदस्य राष्ट्रों में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव को मानवीय अधिकार प्राप्त है या नहीं है। अब देखिए महासभा वहाँ से थोड़ी ना आएगा कि इसके लोगों को मतलब कोई अधिकार प्राप्त है, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और यहाँ का जो कोई भी देश के जो नेता चुन करके आए हुए हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, आप लोग मेरे बातों को बढ़िया से सुने, यहाँ पे घबराना नहीं है आप लोगों को। आने की देखिए महासभा क्या करती है, हर एक देशों के में ये नज़र डालती है कि कहीं वहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, क्या उनका कानून बना है तो उनके लिए कानून है या नहीं है। तो ये सब देखने का काम कौन करती है, महासभा। तो महासभा क्या खुद आकर के काम करती है, नहीं, महासभा उन लोगों से काम करवाती है जो देश से यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में आए हुए हैं। जैसे भारत से भी तो कुछ लोग गए हुए हैं ना वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो लोगों के द्वारा महासभा जांच करती है कि भारत में जो भी नियम कानून बनाए गए वो लोगों के शांति के लिए है या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर उस पर वो क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। तो उसको किससे के द्वारा पता चलता है, जो भारत से लोग वहाँ पर गए हैं उसके द्वारा पता चलता है। और भी देशों से लोग गए होंगे तो सारे देशों के बारे में उसको वहीं से पता चल जाता है कि किस देश में क्या चल रहा है। पाँचवा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हमको पता है कि जितने महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या हमारे झारखंड और बिहार में आएंगे कि झारखंड में इस कमी तो देंगे नहीं, वो देश में देखा जाता है, यानी देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि बाहर स्तर पर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मीन्स होता है पैसों, और सामाजिक मतलब होता है, आप लोग समझ ही सकते हैं समाज का जो हमारा होता है, ठीक है। समाज मतलब क्या, कोई भी सामाजिक तत्व, ठीक है। जैसे आर्थिक होता है, एक आर्थिक मतलब देखिए हमारे
अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे सहयोग कर रहा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो आर्थिक मतलब हो गया पैसे के रूप से वो मदद कर रहा है, सामाजिक मतलब हो गया बात विचार, अच्छे बात विचार से वो मुझे क्या कर रहा है, मतलब कि सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो महासभा जो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय देशों में, यानी कि अलग अलग देशों में क्या करते हैं, पैसों की भी हेल्प करती है और सामाजिक की भी हेल्प करती है, यानी कि सुरक्षा का भी हेल्प करती है, अच्छे अच्छे विचारों का भी व्यक्त करती है और सहयोग करती है। महासभा का एक विशेष कार्य सदस्य राष्ट्रों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग के लिए प्रयास करना भी होता है। देखिए, महासभा का एक विशेष कार्य होती है सदस्य राष्ट्रों के लिए। अब इस सदस्य राष्ट्र क्या है, सदस्य राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है, उस देश को कहा जाता है जहाँ से इसका सदस्य आए हुए हैं। जैसे 193 देशों से सदस्य वहाँ पे गए हुए हैं, तो इसका 193 देशों का 193 देशों क्या कहलाएंगे, सदस्य राष्ट्र, मतलब सदस्य वाला इसका राष्ट्र है। बाकी दूसरा देश है जो वो इसका सदस्य का राष्ट्र नहीं, बल्कि सिर्फ राष्ट्र है इसके लिए। लेकिन महासभा अपने जो देशों, जो महासभा में जितने भी सारे देश शामिल हैं ना 193, वो महासभा 193 देशों को सिर्फ देश नहीं बोलता है, बोलता है सदस्य देश, कि हमारे वो सदस्य का देश है, हमारे वो सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि महासभा का एक विशेष यह भी कार्य है कि जितने भी सारे उसका सदस्य का देश है, जितने भी सारे उसका सदस्य बने हुए हैं, यानी 193 देशों में के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग के लिए प्रयास करना भी होता है कि किसी भी देशों में अगर आर्थिक चीज़ों का कमी है, पैसों चीज़ों की कमी है, सामाजिक चीज़ों का कमी है, तो वो आर्थिक और सामाजिक चीज़ों से दिया जाए। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना भी किया गया। अब देखिए, आर्थिक का भी बात हो रहा था कि आर्थिक का भी सहयोग किया जाना चाहिए और सामाजिक का भी सहयोग किया जाना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि आर्थिक और सामाजिक ये परिषद ही बनाया गया। जो चौथा नंबर, तीसरा और चौथा नंबर में है वही तो है सामाजिक परिषद और आर्थिक परिषद। तो जो मैंने बताया आप लोगों को कि इसका टोटल 6 अंग है, जिसमें से पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा होता है आर्थिक सहयोग और चौथा होता है सामाजिक सहयोग। तो इनके आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए एक सुरक्षा परिषद भी बना दिया गया, इसका एक परिषद भी बनाया गया। ठीक है, तो इसके लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना भी किया गया, जो कि चौथा और 5वें बैठे होते हैं। ठीक है, सॉरी, तीसरा और चौथा बैठा है ना, तीसरा और चौथा, तीसरा में आर्थिक परिषद, चौथा में सामाजिक परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा कि जो महासभा होता है वो आर्थिक और सामाजिक का भी सहयोग करती है सारे देशों को, लेकिन ये खुद सहयोग करती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक और सामाजिक के लिए अलग से इसने परिषद बना हुआ है, अलग से परिषद बना हुआ है इसका, तो वो लोग भी काम करती है। लेकिन महासभा ही आदेश देता है कि जो आर्थिक परिषद और सामाजिक परिषद के जो लोग हैं वहाँ पर जाकर के काम करो। ठीक है, तो देख लिए, इसके लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की भी स्थापना किया गया है, जो महासभा द्वारा सूचनाओं के आधार पर कार्य करती है। जो महासभा कहती है आर्थिक परिषदों को और सामाजिक परिषदों को कि देश में क्या करना, आप लोगों को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सहयोग करना, ऐसा महासभा देती है। कौन सा किस आदेश देता है? तो अपने ही भाई को देता है, तीसरा और चौथा नंबर वालों को, यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद वालों को। ठीक है, 6 अंग में से एक अंग आर्थिक भी है और एक अंग सामाजिक भी है। ठीक है, अब चलते हैं छठा, वित्तीय कार्य। वित्तीय मीन्स होता है कोई भी चीज़ों को बांटना। ठीक है, वित्तीय कार्य मीन्स होता है कोई भी चीज़ों को बांटने वाला कार्य। ठीक है, जैसे हमारे देश में कोई एक फंड निकला है, तो वो हमारा वित्तीय कार्य हो जाएगा। फंड निकला है, नदी तालाब ये सब का कुछ फंड निकला तो हमारा वित्तीय हो जाएगा। ठीक है, तो महासभा को धारा 17 के अनुसार से, महासभा को धारा, इस क्वेश्चन 1 नंबर में आ भी जाता है। ठीक है, तो महासभा को धारा 17 के अनुसार से निम्नलिखित वित्तीय शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित वित्तीय शक्ति प्राप्त है। पहला क्या है? महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करती है। देखिए, महासभा जो है ना वो क्या करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करती है। बजट मतलब क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक साल में कहाँ पे काम किया, कितना काम में कितना पैसा खर्चा किया, या तो फिर कौन सा काम में कितना पैसा खर्च करेगा, अभी तक कितना पैसा खर्च हो चुका है, टोटल कितना हुआ, ये सब चीज़ें भी तो बजट कहलाता है। तो महासभा क्या करती है पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि अपने बाप का क्या करती है, यानी कि बजट पर कि कितना खर्च किया नहीं किया उस पर विचार विमर्श करता है, जो कि अपने पहले भी देखा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में महासभा बजटों का जांच पड़ताल भी करता है, यानी कि बजट मतलब वही जो अपना पापा का उसका है बजट की उसका कितना क्या हुआ नहीं हुआ, कितना खर्च हुआ, कहाँ पे कितना लग गया। ठीक है, तो फिर आने वाला समय में कितना खर्चा हो जाएगा, इसका बजट जो होता है वो कौन पास करती है, तो फिर इसका बजट का पड़ताल कौन करता है, महासभा ही करता है, यानी कि उसका पहला बेटा। 7वां अन्य कार्य। अब अन्य कार्य भी है, मतलब कितना मैं लिखूँ, अन्य कार्य भी, बस इतना काफ़ी। ठीक है, तो विश्व को सभी लोगों की गरीबी से बचाना, विश्व में सभी लोगों को गरीबी से बचाना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, मानवीय अधिकार एवं मूल स्वतंत्रता का विकास करना। मतलब महासभा का ये भी काम है कि विश्व में गरीबों को बचाना है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, और मानवीय अधिकार एवं मूल स्वतंत्रता का विकास करना है, और जो मानव का अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता है, उसमें विकास करना है।
ताकि हमारा देश एक अच्छा रूप से चल सके और वो हमारा देश में शांति बनाया जा सके। ऐसा काम करती कौन? महासभा। तो आप लोगों ने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा कितना शक्तिशाली है और कितना अच्छे से कार्य करती है और इसको कितना ज़्यादा अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग निष्कर्ष की ओर। तो अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा मतलब क्या? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग है और यही केवल एक सर्वांगीण है ना, सर्वांगीण संस्था है, यानी कि सर्वांगीण मतलब एक सबसे मुख्य क्या है? संस्था है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एंड शक्ति महासभा को प्राप्त है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी है और सबसे ज़्यादा शक्ति भी इसको प्राप्त है, किसको? महासभा को, यानी कि पहले बेटा को इसको प्राप्त है। बाकी का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, तब तक अभी आप इतना कंप्लीट करके रखो।